हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है आपका क्लास 10 सिविक्स का पार्ट है, जिसको आप पॉलिटी भी कहते हो। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, ठीक है जी। तो ये हम देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, बहुत सारी चीज मैं शुरू में ही लिख देता हूँ ताकि हमारा जो वीडियो है बहुत ज्यादा लेंथी ना जाए, शॉर्ट में रहे और आप पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो एंजॉय कर सको, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा फेडरलिस्ट, ठीक है। चैप्टर सबसे पहले इस वर्ड का हिंदी में कहते हैं संघवाद, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है इसको संघवाद। इसका जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ, ठीक है जी। तो इसका ओरिजिन हुआ है एक लैटिन वर्ड, ठीक है। लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है। कुछ लोग लातिन भी बोलते हैं, एक्चुअली वो भी सही है। लैटिन वर्ड जिससे इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। जो लैटिन वर्ड है आपका वो है आपका फोडस, ठीक है। लैटिन वर्ड है आपका फोडस, जहां से इसका ओरिजिन हुआ है। इसका मतलब होता है ट्रीटी, ट्रीटी और एग्रीमेंट, ठीक है जी। ट्रीटी और एग्रीमेंट, ठीक है। कह रहे कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो किससे बना हो आपका, बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स के बीच में कोई ट्रीटी या किसी एग्रीमेंट के बीच में बना हो, तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है जी। ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। अब ये जो मैंने बात कही वेरियस यूनिट्स, तो ये वेरियस यूनिट्स क्या होते हैं, तो वेरियस यूनिट्स हो गए जैसे आपके स्टेट्स, ठीक है। यूएस में स्टेट्स कहा जाता है, इंडिया में भी आपके स्टेट्स होते हैं, ठीक है। आपके कनाडा में प्रोविंसेस कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में कैंटन्स कहा जाता है, आपका रशिया में रिपब्लिक्स कहा जाता है। तो उनके बीच में क्या होता है, ये आपका जो वेरियस यूनिट के बीच में है एक एग्रीमेंट या ट्रीटी के थ्रू ये क्या होता है आपका बनता है, ठीक है जी। अब देखना जरा, हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा फेडरल गवर्नमेंट और एक होता है हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनकी कुछ मैंने फीचर्स लिखे हैं कि आपको डिफरेंस पता चले कि क्या क्या होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट की अगर आप बात करोगे तो ये ड्यूल गवर्नमेंट होता है नॉर्मल, ठीक है जी। कैसा गवर्नमेंट होता है, ड्यूल गवर्नमेंट होता है। नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट होते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में क्या होता है आपका सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। तो वही कह रहा है कि नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। वहीं अगर आप यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करो तो ये आपका सिंगल गवर्नेंस होता है। जैसे कि चाइना में आपका क्या है, सिंगल पार्टी है वहां पे। अब ये सिंगल पार्टी का मतलब ये नहीं है कि वहां पे रीजनल गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन वहां पे जो रीजनल गवर्नमेंट है वो सारे के सारे इसी गवर्नमेंट के अंदर होती है। उनके पास अपना इंडिविजुअल कोई पावर नहीं होता, ठीक है। इनके ही कैंडिडेट्स जो यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होते हैं, वही कैंडिडेट्स जो होते हैं आपके, या उसी ये जो गवर्नमेंट है वही क्या करती है, अपने जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करती है। दूसरा है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि आपके फेडरलिज्म का एक सबसे अच्छा तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है आपका। जबकि अगर आप यूनिटरी गवर्नमेंट में बात करो तो यहाँ पे रिटन भी देखने को मिल जाता है, आपको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल जाता है। जैसे कि फ्रांस की बात की हमने, फ्रांस में आपका क्या है, आपका यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन आपका यहाँ पे बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करो तो वहां पे क्या है आपका, वहां भी यूनिटरी गवर्नमेंट है लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे। तीसरी बात करें तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, कि पावर जो होता है सारा का सारा पावर वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच। और यहाँ पे इस तरह का कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी सिंगल गवर्नमेंट होती है, जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसी के पास सारा पावर होता है। उसके बाद बात करें तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है। अगर इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में हम क्या, पार्लियामेंट है हमारा, जो जुडिशरी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सब सबसे ऊपर नहीं। सबसे ऊपर कौन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये सब आते हैं आपके। वही बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन मे बी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम। यहाँ पे जैसे कि जापान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन आपका अगर बात करें ब्रिटेन में तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं, ठीक है। वहां पे जो आपका वहां पे तो आपका वो चलता है कि जो क्वीन होती है उनकी बातें सबसे ज्यादा मानी जाती हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्वीन होती है आपकी। तो इस तरह से कहा गया है। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हो सकता,
लेकिन जो इसकी बेसिक है, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, उसमें किसी तरह का चेंज आप नहीं कर सकते हो। हाँ, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते हैं, उसमें टाइम बदलता है तो कई सारी नई चीज ऐड होती हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दो। जबकि यहाँ पे रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, जैसे कि फ्रांस में आपका रिजिड है, जबकि ब्रिटेन में आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी क्या होता है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट होता है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता जुडिशरी पे कि आपको ये बात माननी है। वो किसके अंदर काम करता है, तो सबसे सुप्रीम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, किसी गवर्नमेंट को नहीं। ठीक है कि भाई ये गवर्नमेंट है या ये गवर्नमेंट है, तो इस तरह के नहीं, ये किसको फॉलो करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक आपकी एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें क्या कहा गया था, याचिका पब्लिक लिटिगेशन जिसको कहते हो, ठीक है, तो वो दायर की गई थी। तो उसमें क्या कहा था कि भारत का नाम, ठीक है, जो इंडिया है उसका नाम बदल के क्या रख दिया जाए, भारत रख दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हालांकि जिस दिन ये फैसला आना था उस दिन फैसला नहीं आया, क्योंकि उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बोबडे साहब, वो उस दिन आपके क्या थे, उनकी कुछ पर्सनल इशू, चाहे वो हेल्थ की हो या हेल्थ कही गई थी, उसकी वजह से वो क्या थे, आपके नहीं आए थे। तो जब नेक्स्ट उसका आए, अभी जैसे कि जिस दिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल की बात है, यानी कि 4 जून की बात है, उस दिन आया क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इसमें किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी भारत वर्ड जो है वो यूज किया गया। ठीक है, अगर आपको कोई चीज बदलनी है, कोई चीज करनी है, तो वो क्या कर सकता है, वो कौन बदल सकता है, तो पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, हम इसमें किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर भी नहीं। ठीक है, अगर मान लो कभी किसी गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दो स्टेट के बीच में, या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तब जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल होता है वहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रक्षा करनी है, उसको जो प्रोटेक्ट करना है, वो काम होता है, और उसमें पार्लियामेंट उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का बदलाव अगर करना है, कोई चेंज करना है, तो वो पावर होता है पार्लियामेंट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको चेंज करना है तो आप पार्लियामेंट में जाइए, इसके ऊपर बात कीजिए और वहां से बदलवा लीजिए नाम, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी भारत वर्ड यूज किया जा चुका है, तो आपको क्यों बदलना है, तो ऐसा कहना तो उसमें। उसके बाद अगर बात करोगे यहाँ पे, तो जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और नॉट, वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में 2 तरह का आपके सदन होते हैं, जैसे एक लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा एंड पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं आपके, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो वहां पे 2 आपके होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है जी, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। सिमिलरली स्टेट में भी आपका क्या होता है, बाइकैमरल होता है, जैसे कि स्टेट आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। हालांकि स्टेट में अगर आप बात करोगे, जैसे कई सभी स्टेट में ऐसा बाइकैमरल नहीं है, जो छोटे स्टेट है वहां पे जरूरत नहीं है। जो बड़े स्टेट है जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो उनमें क्या होता है, आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल की, यानी कि इंडिया की, तो वहां पे आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों देखने को मिलेंगे। वही यहाँ पे कहता है लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है। बाइकैमरल आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रिटेन में, और यूनिकैमरल जो है वो चाइना में देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ यूनिटी आपके गवर्नमेंट के एग्जांपल लिए मैंने, इटली हो गया, आपका बेल्जियम हो गया, यूनिटरी गवर्नमेंट था, हालांकि अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग में ये भी यूनिटरी था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, क्या बन गया, ये अभी काफी आपका फ्लेक्सिबल हो गया, आपका फ्लेक्सिबल हो गया, और ये फेडरल गवर्नमेंट में आता है, क्योंकि यहाँ पावर जो है वो काफी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आपका स्पेन हो, ठीक है जी, और स्पेन हो गया, यहाँ जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसीलिए क्या होता है, ये आपका फेडरल गवर्नमेंट में भी यहाँ पे काउंट होने लगा है। अगर आप इसमें बात करोगे तो यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, ब्राजील हो गया और अर्जेंटीना। ठीक है, ये कुछ बड़े नाम है। हमारा जो बुक है उसके में आपका स्टार्टिंग में एक मैप भी दिया है, जो उसमें रेड कलर से मार्क किया गया है कि कौन सी स्टेट, यानी कि कौन सी कंट्री जो है आपका यूनिकैमरल है और कौन सा कंट्री जो है वो आपका बाइकैमरल है। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक था।
आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जो हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरह से होता है, तो देखो यहाँ पे दो तरीके हैं पावर डिस्ट्रीब्यूट होने के, जिसको एक को हम कहते हैं इंटीग्रेशन और एक को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन क्या है, तो आपको सिंपल सी बताता हूँ। जैसे मान लो कुछ वीकर स्टेट हैं या जो मिलिट्री तरीके से वीक हैं, वो सब स्टेट क्या हो जाए, या इकोनॉमिक तरीके से वीक हैं, ठीक है, वो सब स्टेट आके क्या हो जाए, एक स्टेट बन जाए, ठीक है, वो सारे स्टेट मिलके और क्या करें, एक कंट्री फॉर्म कर दे, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। वही एक बड़ा प्रोविंस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने पावर जो हो रहा है वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट दे रहा है, ठीक है, छोटे छोटे प्रोविंसेस में बांट दे रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि ये डिसइंटीग्रेट हुआ। अब इसी का दो नाम पड़ जाता है, सुनना जरा। देखो ये जो मैंने लिखा है, इस पे अभी बाद में आते हैं, जो मैं बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनना। देखो क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि फेडरलिज्म का जो मॉडल है, ठीक है, फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो दो पार्टों में बना हुआ है। फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो दो पार्टों में बना हुआ है, ठीक है जी। एक का नाम है आपका अमेरिकन मॉडल, ठीक है, और एक है आपका कैनेडियन मॉडल। एक है आपका कैनेडियन मॉडल, क्या है, अमेरिकन मॉडल, और क्या है, कैनेडियन मॉडल। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो क्या हुआ था कि जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी, तो आफ्टर सिविल वॉर अमेरिका में क्या हुआ था, आपका फेडरलिज्म जो हुआ था वो आया था। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे कि सबसे पहला और सबसे पुराना फेडरलिज्म है, वो आपका अमेरिका से ही आया था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जिसको आप कहते हो। हालांकि कैनेडियन मॉडल जो है वो जो कनाडा का फेडरलिज्म है वो भी क्या है, आपका काफी पुराना है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, सुनना जरा। जो अमेरिका थे उसमें क्या था, आपका इनिशियली में 13 स्टेट्स थे, ठीक है, जो आपस में एक जगह आए और मिलके उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फॉर्म किया, जिसको आप यूएसए कहते हो। हालांकि अब ये 13 स्टेट जो है वो आपके 50 स्टेट्स बन गए। तो आफ्टर अमेरिका का जो सिविल वॉर हुआ, तो सिविल वॉर के बाद जो थे ये 13 स्टेट जो थे वो काफी आपके ना तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, ना ही मिलिट्री वाइज स्ट्रांग थे। तो ये क्या हुए, एक जगह आए और मिलके इन्होंने क्या किया, एक यूनाइटेड फॉर्म किया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स मिलके फॉर्म किया, जिसी को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये हो गया अमेरिकन मॉडल, जिसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म भी कहा जाता है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहा जाता है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के नाम से भी ये क्या होता है, आपका जाना जाता है कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट जो हैं वो एक जगह आए और फिर मिलके उन्होंने क्या किया, एक आपका क्या हुआ कि एक फेडरलिज्म या फिर एक स्टेट फॉर्म किया, और उस स्टेट का हम क्या बोला उन्होंने, वहां पे रखा हमने नाम अमेरिकन, जो आपका यूएसए बना, उसको हम क्या कहते हैं कि ये अमेरिकन मॉडल, ठीक है। एक है आपका कैनेडियन मॉडल। कैनेडियन मॉडल क्या कहता है आपका कि एक बड़ा सा फेडरेशन है, उसमें हमने क्या किया, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, जैसे, ठीक है, कि इनिशियली में क्या था, आपका कनाडा में भी 4 प्रोविंसेस थे, हालांकि अब ये 10 प्रोविंसेस हो गए हैं, 4 प्रोविंसेस थे, ठीक है, अब ये 10 प्रोविंसेस हो गए। इसमें सेंटर जो होता है आपका, ठीक है, इसमें सेंटर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। सेंटर जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और इसको हम कहते हैं होल्डिंग फेडरेलिज्म। होल्डिंग फेडरलिज्म, ठीक है जी। जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया जो है वो भी आपका कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है। इंडिया जो होता है, इंडिया जो है अभी वो भी किसको फॉलो कर रहा है, कैनेडियन मॉडल को फॉलो कर रहा है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उसने क्या किया, अपने पावर को स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन स्टेट का जो पावर है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब जैसे इंडिया में हमारे पास हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है, लेकिन उनमें जो पावर है आपका वो उतना ज्यादा नहीं है जितना कि सेंटर के पास, जब सेंटर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर होता है, वो चीज आपका यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। हालांकि दोनों के अपने फीचर हैं, पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पावर यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखो, तो ये हमने दो तरीके पढ़े कि एक क्या होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और एक होता है आपका होल्डिंग फेडरलिज्म।
अब क्या होता है आपका कि जैसे अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया की, तो इस सबसे पहले बात आती है कि इंडिया जो है आपका, उसमें फेडरलिज्म की क्या जरूरत है, हमें फेडरलिज्म की क्या जरूरत है, ठीक है, और क्या फेडरलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो फेडरलिज्म वर्ड जो है, पहली बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, नाम दिया गया है यूनियन ऑफ इंडिया, और उसी यूनियन ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है एज फेडरलिज्म ऑफ, ठीक है, उसी से क्या कहा जाता है कि फेडरलिज्म को यही रेफर करता है क्या, यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूनियन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है उसके पीछे की जो थियरी है वो फेडरलिज्म की है। अब इंडिया में फेडरलिज्म क्यों जरूरत है, तो सबसे पहली बात कि जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में पड़ा था, आप पढ़े भी होंगे कि हर जगह क्या चलते थे, छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे, जैसे कि निजाम हो गए, गुजरात के किंग होते थे, मेवाड़ के किंग होते थे। तो इस तरह से जब इंडिया आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, इन सभी प्रोविंसेस को हटा के एक आपका फॉर्म किया, यूनियन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई, एक अखंड, जो हम अखंड भारत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक क्या हुई कि एक इंडिया की फॉर्मेशन हुई, जहाँ पे क्या होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ग्रुप थे, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, जितने भी आपके क्या थे, आपके जो प्रोविंसेस थी उन सबको हटा के और एक स्टेट बनाया गया। अब इंडिया क्या है आपका, बहुत बड़ा आपका कंट्री है, ठीक है, देखो कई बार मैं स्टेट बोल देता हूँ, कई बार आप इंडिया को कंट्री भी बोल देते हैं, तो अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करो तो इंडिया को स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बात करें। हाँ, अगर आप कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी इंडिया में बात करें, तो इंडियन स्टेट्स की बात जो है वो इंडिया के स्टेट हो गए, जैसे गुजरात हो गया, मद्रास हो गया, तमिलनाडु हो गया। वही अगर आप कंट्री की बात करोगे तो इंडिया एक कंट्री, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट कंट्री को भी स्टेट के नाम से कई बार बोल दिया जाता है, इसलिए कई बार हम इंडिया को स्टेट भी बोल देते हैं और कभी कंट्री भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सुनना जरा कि इंडिया में क्यों जरूरत पड़ी, तो सबसे पहली बात कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा नेशन, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है, और जहां पे आपका क्या है, डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है, चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो। तो इस तरह जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका में, तो वहां पे क्या था आपका कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो आपका बेल्जियम बना था शुरू में, फिर वहां से क्या हुआ था कि फिर पावर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि सभी को क्या हो आपका, सभी जो वहाँ पे कम्युनिटी के लोग थे और सभी छोटे छोटे जो आपके चाहे लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो चाहे कल्चरल बेसिस पे, तो उस लेवल पे भी क्या बनाया था उन्होंने, गवर्नमेंट बनाया था ताकि सभी को इम्पोर्टेंस मिले। तो इंडिया में भी कुछ ना कुछ आपका ऐसा ही है, आप कह सकते हो कि पूरा 100% तो नहीं, पर कुछ कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं, ठीक है, कि भाई कंट्री डाइवर्स बहुत है, कल्चरल है, लिंग्विस्टिक है, तो उस बेसिस पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो स्टेट फॉर्म किया गया और उस स्टेट को क्या किया गया, वहाँ पे पावर दिया गया है ताकि वो क्या कर सके, अपने अपने रीजन को डेवलप कर सके, और हर एक का जो कल्चरल हेरिटेज है उस सब को भी क्या कर किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है जी। अब सुनना जरा कुछ आपके, हम बात करें जो आपके डेमोक्रेट्स होते हैं, ठीक है जी, या फिर कुछ हिस्टोरियंस होते हैं, उन सभी ने जब इंडिया को देखा, इंडिया के फेडरल सिस्टम को देखा, तो उन्होंने अपनी अपनी राय लिखी। यहाँ पे मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जैसे केसी वेयर का नाम लेता हूँ। इन्होंने क्या कहा कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो आपका क्वासी फेडरलिज्म है, नाम के लिए तो फेडरलिज्म है लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है, दिखाने के लिए फेडरलिज्म है। इनका ये मानना था कि इसमें क्या है, सेंटर बहुत ज्यादा पावर में है, तो ये कहते तो स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन इनका कहना था कि भाई ये दिखाने के लिए है कि इनके पास पावर तो बहुत है लेकिन एक्चुअली में उतना पावर नहीं है स्टेट के पास, ठीक है। तो इनका ये मानना था कि इंडिया में सेंटर ही सब कुछ है। मॉरिस जोन्स के अकॉर्डिंग ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे स्टेट्स को अपने पावर के लिए सेंटर के साथ क्या करना पड़ता है, सेंटर के आगे गुहार लगानी पड़ती है, उस सेंटर के से कुछ भी उनको डिसीजन लेना है तो उसमें सेंटर से उनको मांगना पड़ता है, वो अपना जो पावर है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है, उनको हर एक चीज के लिए सेंटर से मदद मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तीसरी बात जो है वो है आपका ग्रेनविल ऑस्टिन की, जिन्होंने कहा कि ये एक तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर को क्या किया जाता है, ज्यादा फायदा दिया जाता है। तो ये उनका मानना था, डिफरेंट डिफरेंट है, सभी का अपना अपना ये मानने का तरीका। तो ये हमारा क्या था कि आज के लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई इंडिया जो है वो किस तरह से फेडरलिज्म है और
क्यों इंडिया को हम और फेडरलिज्म कहा जाता है। ये तो खैर उनका अपना अपना मानना है, लेकिन हम जो है वो हम तो क्या मानते हैं, इंडिया को फेडरल कंट्री ही मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में जब हम मिलेंगे आपसे तो इसके बारे में और भी ज्यादा बात करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।